नमस्कार। अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो एक एसबीआई सीएसपी है। आज मैं एक एसबीआई सीएसपी पे विजिट करने के लिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस दे सकूं कि आप लोगों को एसबीआई सीएसपी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे पीछे बैठे हैं इनके पास लगभग 10 साल पुराना एसबीआई का सीएसपी है। यहाँ पर ये 10 साल से सीएसपी चला रहे हैं, तो इनका आज हम एक्सपीरियंस लेंगे और देखते हैं कि भाई सीएसपी कैसे ले सकते हो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान है, सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि इनका जो लोकेशन है बिल्कुल एक गांव के हाईवे पे है। ठीक है, यानी कि ये गांव का हाईवे है, उसी पे ये सीएसपी है और ये गांव है। यहाँ पे लगभग 4-5 गांव पड़ते हैं और सामने ये सीएसपी है। तो अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी डिटेल दोस्तों अभी जो हम सीएसपी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो हम सीएसपी ऑपरेटर से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। जी, रामन सिंह। तो हम आज जो है ना आपसे सीएसपी के बारे में कुछ सवाल जवाब करने के लिए आए हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको एसबीआई का सीएसपी लेना है। ठीक है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, लेने के बाद क्या टारगेट बेस है, कैसे काम कर सकते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है हमको। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपका सीएसपी है वो कितने साल पुराना है? हो गए मुझे 8 साल। 8 साल आपकी सीएसपी हो चुके हैं। और इसकी जो लिंक ब्रांच है वो कहाँ की, मतलब जो आप सीएसपी लेते हो वो अपनी ब्रांच से कितनी दूराई तक ले सकते हो? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की रेंज में आप अपना सीएसपी ले सकते हो अपनी लिंक ब्रांच से। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, कोई बंदा है मान लीजिए जिसने अभी हाल ही में अपना इंटर पास आउट किया है। ठीक है, अब वो अपने किसी काम के लिए भटक रहा है इधर से उधर, तो क्या उसको आप रिकमेंड करेंगे एसबीआई सीएसपी लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कारण है कि आप उसको सीएसपी लेने के रिकमेंड नहीं करेंगे? देखिए, ऐसी बात है कि जो लोग अभी इंटर किए हुए हैं तो सिंपल सी बात है, अभी उनके लिए काफ़ी साधन है जो बाहर जाके अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, रहा सीएसपी की बात, तो मैं बता दूं, अगर आप जब कहीं भी ना करें कुछ भी, अगर आप, क्योंकि इंटर करने के बाद सिंपल सी बात है काफ़ी नौकरी के अवसर होते हैं। सबसे पहले आप अपनी डिग्री कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप नौकरी करने कोशिश कीजिए कि आपकी नौकरी अच्छी से अच्छी कहीं नौकरी लग सके। क्योंकि ये अगर आप बाद में भी करना चाहोगे तो ये कहीं नहीं जा रही, ये आपको मिल ही जाएगी। एसबीआई की नहीं मिलेगी, किसी और की सीएसपी मिल जाएगी। ये काम आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन नौकरी की एक समय होता है, उस उम्र में अगर आप नौकरी कर लोगे तो बेटर रहेगा। और रही सीएसपी की बात, अगर आप फिर भी आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी लोकेलिटी के आधार पर लें। यदि आपके क्षेत्र के आसपास बैंक की दूरी ज़्यादा है, आपके यहाँ जो अदर मेन ब्रांचें जो होती हैं वो शाखाएं दूर पड़ती हैं जहाँ लोग गांव के आने जाने में असमर्थ हैं, तब तो आप सीएसपी ले तो आपको फ़ायदा होगा और आपके जो आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके आधार पे आपका खर्चा भी निकलेगा। बात आई, आपने जो इन्वेस्ट की बात की है, मान लीजिए कोई बंदा सीएसपी ले भी लेता है तो उसको शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इसमें? नॉर्मली 1.5 से 2 लाख रुपए, क्योंकि 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है इन्वेस्ट करने में। उसके बाद जाके कहीं आप प्रॉपर सीएसपी पे बैठ के काम कर पाओगे। और अगर 2 लाख रुपए फांस के आप सीएसपी पे काम कर रहे हो और नॉर्मली अगर आपको 10 से 15 हज़ार रुपये महीने नहीं मिल रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं सीएसपी लेने से। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप इंटर पास किए हो, उम्र कम है, तो सिंपल सी बात है, आप सीएसपी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो बेटर रहेगा कि आप कोई और नौकरी कर ले जिसमें आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए किसी बंदा ने क्या किया, सीएसपी ले लिया। ठीक है, अब सीएसपी लेने के बाद अब वो बैठ जाता है अपना ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो इसमें जो ट्रांजेक्शन बेस रहता है, जो कमीशन रहता है, वो आप हमारे सब्सक्राइबर बताइए कि उसका जो कमीशन है वो उनके कितने ट्रांजेक्शन में कितना कमीशन वो जनरेट कर सकते हैं, ताकि उनकी जो मंथली हो सकता है जो खर्चे वो निकल जाएं। देखिए, अगर टारगेट की बात करें, ट्रांजेक्शन की बात करें, तो हर कंपनी का अपना अलग अलग बेस होता है। ठीक है, उसके आधार पे हमें कमीशन दिया जाता है। और कमीशन में बता दूं, नॉर्मली 0.25% दिया जाता है 1 लाख पे। और सिंपल सी बात है, तो उसमें ट्रांजेक्शन विशेष ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कितने भी ट्रांजेक्शन करोगे तो ज़्यादा आप कमीशन अर्जित नहीं कर पाओगे। कमीशन की बात करेगा सीएसपी पे, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है अकाउंट ओपन करना। जी हाँ, अकाउंट ओपन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो उसका जो मंथली एवरेज बैलेंस आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। यदि आप एवरेज बैलेंस को मेंटेन करके चलोगे तब तो आपको सीएसपी पर फायदा है। स्टार्टिंग में आपको 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपका कमीशन बहुत ही कम आएगा। तो उसके लिए यदि आप कमीशन बढ़ाना चाहते हो तो केवल ट्रांजेक्शन बेस पे ना रहे, ये बात मैंने पहले ही बताई है। यदि आपकी लोकेलिटी अच्छी है, आप जहाँ पे लेना चाहते हो वहाँ का एरिया अच्छा है, तो आपके ट्रांजेक्शन तो नॉर्मल होंगे। लेकिन आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें, अगर आप सीएसपी ले रखी है या सीएसपी लेना चाहते हो तो आप अकाउंट ओपनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तभी आप सीएसपी पे सक्सेस हो पाओगे। अच्छा, जो अकाउंट ओपनिंग होता है, ठीक है, उसका क्या हम कस्टमर से कोई चार्ज पे कर सकते हैं? नहीं, मैं बता दूं कि
हमारे जो मैं SBI की बात करूं तो SBI पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये जीरो अकाउंट बैलेंस ओपन होता है, जिन्हें हम टाइनी अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो हमारे मेन ब्रांच के अकाउंट होते हैं वो सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ये सेविंग होता है पर टाइनी स्पेशल टाइनी अकाउंट होता है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट डिवाइस से बायोमेट्रिक डिवाइस अकाउंट होता है, तो इसकी लिमिट भी कम होती है। और दूसरे मैं बताऊँ, इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे अकाउंट ओपनिंग क्लियर हो गया, ठीक है, सीएसपी क्लियर हो गया, आपका कमीशन भी क्लियर हो गया। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल और है कि अगर हम सीएसपी ओपन कर दें तो क्या हमको ट्रिपल एस का टारगेट मिलता है? और जब अगर ट्रिपल एस का टारगेट हमको मिलता है, अगर उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं या फिर हम अचीव करते हैं उसको करके, तो उसमें कस्टमर को क्या फायदा है और ट्रिपल एस में हमको क्या फायदा है? देखिए, अब बात करें ट्रिपल एस की, तो मैं यहाँ पे बता दूं ट्रिपल एस क्या होता है। ट्रिपल एस होता है बीमा कार्य। जैसे अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया और हो गया अटल पेंशन योजना, और ये 3 कार्ड आते हो ट्रिपल एस अंडर में। अब काम करना क्यों है? क्योंकि सभी जानते हैं हर बैंक पे प्रेशर होता है बीमा करने का। तो सिंपल सी बात है, जो हमें टारगेट दिया जाता है वो हमें अचीव करना होता है। और अगर हम टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारी परफॉर्म अच्छी नहीं होगी, तो हमारे कमीशन पे काफ़ी सारा असर पड़ेगा। उससे सीएसपी को भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम जो भी काम करते हैं सिंपल सी बात है तो उसका हमें कमीशन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि सीएसपी में कोई कमीशन नहीं मिलता। हम जो भी वर्क करते हैं उसका कमीशन, कुछ ना कुछ कमीशन हमें मिलता है। अब रही बात कस्टमर की, कस्टमर को क्या फ़ायदा, तो मैं बता दूं, मैं अगर बात करूं मेरी राय से, तो हर कस्टमर को, चाहे वो किसी भी बैंक का कस्टमर हो, चाहे स्टेट बैंक का हो, पंजाब का हो, ग्रामीण का हो, अपना ट्रिपल एस मतलब कि 2 बीमा, मैं 2 बीमा की हर व्यक्ति को सलाह दूंगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें जो वार्षिक प्रीमियम है ठीक वो है, कितना कटता है? ये जरूर करवाएं। और इनका प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप बात करो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जिसका वार्षिक प्रीमियम केवल 436 रुपये साल का है, और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना की उसका है आपका केवल 20 रुपये। जी हाँ, आपका कुल मिला के हो गया 436 और 20 456 रुपये। आपका साल में 456 रुपये कटता है। लेकिन आपको अगर कुछ भी हो जाता है बीमा धारक को, तो 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक देती है आपको, और इससे सस्ता बीमा कहीं भी आज तक हुआ ही नहीं। तो ये तो मैं फिर भी सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी का बीमा नहीं है, उसका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, जरूरी नहीं है SBI में हो, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, तो वो अपना ये 2 बीमा जरूर करवा ले। ये बीमा बहुत ही गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं और ये बहुत ही कम पैसों में और काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे केसों में देखा गया कि लोग ज़्यादा गरीब होते हैं, वो काफ़ी महंगा बीमा नहीं चला पाते हैं। तो 455 450 रुपये साल में ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि एक मोबाइल का रिचार्ज भी करते हो तो आप सिंपल बात 1 महीने में 400-500 रुपये खर्च कर देते हो बात करने में, जिसका आप अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपको 1 रुपये भी मोबाइल कंपनी आपको या सिम की आपको पे नहीं करती है। ऐसे में अगर आप बीमा करवा लेते हो तो 4 लाख रुपए का बीमा आपका हो जाता है। अच्छा, जैसे मैं देख पा रहा हूं, मैं आपको दिखा भी दूंगा बाद में कि यहाँ पर इन्होंने जो है बीमा मेंशन कर रखे हैं, उनके बैनर लगा रखे हैं इस साइड, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में यहाँ पर दिखा दूंगा, जिसमें प्रीमियम वगैरह सब कुछ लिखा है, आयु वगैरह सब कुछ लिखा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके पास 2 प्रिंटर हैं। एक तो पासू प्रिंटर ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है, दूसरा आपका जो है नॉर्मल प्रिंटर जो होता है, और ये एक लैपटॉप, दूसरा फर्नीचर वगैरह बना रखा है। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टिंग में वो कितना हुआ था? देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, आप चाहे स्टार्टिंग करो यार, स्टार्टिंग करोगे तो काम तो सारा कुछ रखना पड़ेगा आपको। लैपटॉप भी रखना पड़ेगा, प्रिंटर भी रखना पड़ेगा, फर्नीचर भी लगाना पड़ेगा, इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैं और आपको बता दूं, बहुत से CSP भाई इस चक्कर में होंगे कि हम CSP लेने के बाद सारा खर्चा बैंक देगी या कोई कंपनी देगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, 1 पैसा बैंक नहीं देती है किसी। आप अगर ये आप 2 रुपए का पेन आता है, ये भी खरीदोगे तो अपनी जेब से आपको खरीदना पड़ेगा। बैंक आपको 1 पैसा नहीं देगी। आपको कैश जितना भी बांटना है, कैश भी आपको बैंक प्रोवाइड नहीं कराती है। बैंक भी आप 1 लाख बांटो, 2 लाख बांटो, 50,000 बांटो, वो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बताया है आपको, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है, तब जाके आप CSP पे काम कर पाओगे। यदि आपके पास 2 लाख से नीचे है तो सिंपल सी बात, आप काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि नॉर्मल है 40,000 रुपये का लैपटॉप पड़ता है, 40,000 रुपये का प्रिंटर आता है, 10,000 15,000 का नॉर्मल प्रिंटर आता है, 10-15,000 का इन्वर्टर आता है, फर्नीचर वगैरह। तो नॉर्मली 1 लाख रुपये खर्चा यहाँ पड़ जाता है। और नॉर्मली 1 लाख रुपए तो नॉर्मली कुछ ना रखो तो नॉर्मली 1 लाख रुपए आपको अपने सेंटर पे रखना पड़ेगा कस्टमर को देने के लिए। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप ट्रांजेक्शन कैसे करोगे। अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे को, जैसे आपने बोला कैश भी आपको अपनी जेब से रखना पड़ता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आके कोई आपको लूट लेता है, आपका कैश लूट लेता है, आपको जो भी चीज़ें ले जाता है, तो इसमें जो क्लेम है क्या बैंक आपको देगी या कंपनी देगी? देखिए, बात ऐसी है कि इसमें
अगर आप कैश रखते हो तो सिंपल सी बात है, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, ना तो बैंक की कोई जिम्मेदारी होती है, ना कंपनी की जिम्मेदारी होती है। जो हमारी प्राइवेट कंपनियों द्वारा लिंक होता है बीसी के द्वारा, ना उसकी जिम्मेदारी है। फ़र्क इतना होता है कि आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो। जो आप कैश लेके आते हो, कैश का इंश्योरेंस होता है। अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप क्लेम कर सकते हो, तो उसके आधार पे आपको क्लेम मिल जाएगा। यदि आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो बैंक आपको, बैंक या बीसी कोई भी आपको, मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, अदर बैंकों का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एसबीआई की बात करने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ, बैंक या बीसी हमारी जो भी है वो इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो सीधा सीधा कहते हैं यदि आप कैश रखते हो तो उस कैश का आप बीमा करवाइए। बीमा करवाने के बाद अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है तो उसका एक्शन बैंक और बीसी लेगा। आपका जो सीएसपी है वो कौन सी कंपनी से है? ऑक्सीजन। इसमें स्टार्टिंग में कोई सिक्योरिटी, कोई फंड कुछ जमा करना पड़ता है क्या? देखिए, ये अलग अलग कंपनियों का मैटर है। कुछ कंपनियां फ्री में प्रोवाइड करा देती है आदमी, और कुछ कंपनियां 15,000, 25,000, 35,000 रुपये, 50,000 तक ले लेती हैं। ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग बेस है। कुछ कंपनियां कम में करवाती हैं, कुछ फ्री में भी दिलवाती हैं, तो इसका सबका अलग अलग प्रोसीजर है। आपकी जो सिक्योरिटी जमा होती है क्या वो रिफंडेबल होती है? देखिए, बोला तो यही जाता है रिफंडेबल होती है, उसका भी रिफंड का एक तरीका होता है। देखिए, यदि आप सीएसपी अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, जैसे हमें पता है हमारी नौकरी लग गई है, हमारा काम नहीं चल रहा है, और यदि हम अपनी मर्जी से सीएसपी छोड़ते हैं तो वो रिफंडेबल होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन वो भी अलग अलग कंपनियों में, फिर बता दूं, कुछ कंपनियां नहीं करती हैं रिफंडेबल, कुछ कंपनियां करती हैं। लेकिन यदि आप ब्रांच के बैंक के द्वारा या बीसी के द्वारा किसी कारणवश से, जिसमें आप फ्रॉड के द्वारा फ्रॉड करते हैं, या कोई ऐसी घटना घटती है आपके साथ जिसमें बैंक को मजबूरी में आपका कोड बंद करना पड़ता है, या बीसी को आपको अपना कोड बंद करना पड़ता है, ऐसे में आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा। एक नॉर्मल सी बात ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, और बीसी ने क्या किया, आपका कोड रिप्लेस कर दिया, किसी और के नाम पे कर दिया, आपको हटा के आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया। जब आपका कोड बंद कर दिया उसका इन्फॉर्म किया, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो फंड जमा है, जो सिक्योरिटी जमा है, वो आपको रिटर्न मिलेगी क्या? और मिलेगी तो कितने टाइम तक मिलेगी फिर? देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि ये सब अलग अलग कंपनियों का मैटर होता है। अब कौन सी कंपनियां रिफंडेबल होती हैं, बहुत सी कंपनियां होती हैं, बहुत सी कंपनी नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सी कंपनियां सिक्योरिटी जमा ही नहीं कराती हैं, और जब सिक्योरिटी जमा नहीं करवाएंगी तो रिफंड क्या करेंगी? तो ये बीसी के ऊपर निर्भर करता है, जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं, कि वो किस बेस पे आपकी सिक्योरिटी जमा कर रही हैं। रहा अगर आपको वो लिखित में देते हैं कि हाँ हम रिफंडेबल करते हैं, तो अगर वो बिना कार्ड के अगर वो आपका पैसा नहीं रिफंड कर रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज का जो यूथ घूम रहा है एसबीआई सीएसपी लेने के लिए, मैंने देखा बहुत से लोग एसबीआई सीएसपी लेने के लिए पागल हैं कि कैसे भी करके एसबीआई सीएसपी मिल जाए। वो कंपनियों से बात करते हैं, बैंक मैनेजर से बात करते हैं, सब काम करते हैं। लास्ट ऑप्शन आपने ये बोला कि आप एसबीआई सीएसपी ना लो, जो पास आउट हुआ है अभी इंटर से, ठीक है, वो और अपना जो है चांस देख सकता है। अब एक बात बताइए, अगर कोई बंदा सीएसपी लेना चाहता है, वो थर्ड पार्टी ऐप से अप्लाई करे या डायरेक्ट बैंक मैनेजर से जाके मिले? उसको सही तरीका क्या है उसको सीएसपी लेने के लिए? देखिए, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं, कहीं भी आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। सब, अगर आप सेफ रहना चाहते हो आज की धोखाधड़ी में, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड कंपनियां चल रही हैं और उसमें काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है लोगों के साथ, तो मैं बता दूं, आप अपने क्षेत्र की मेन ब्रांच में जाइए, जो आपके नज़दीकी शाखा केंद्र पड़ता है, वहाँ पर जाइए। वहाँ से सबसे पहले आप अपने ब्रांच मैनेजर से कॉन्टैक्ट कीजिए और देखिए वहाँ पर कि कोई अगर जगह खाली होगी, वहाँ पर अगर सीएसपी अलाउड होगी, तो वो आपको निश्चित रूप से आपको उसकी सलाह देंगे, और आप वहाँ से बैंक द्वारा अगर आपको एजेंट का नंबर भी चाहिए, बीसी का भी नंबर चाहिए, तो आप डायरेक्टली ब्रांच में जाके ही वहाँ से ले। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आपको सबको पता होता है कि ब्रांच के द्वारा सीएसपी अलाउड होते हैं, तो आप उन सीएसपी पे जाके ही विजिट कर सकते हैं और उनसे भी नंबर ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी धोखाधड़ी के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो बंदा मिलेगा वो आपको जेन्युइन मिलेगा, जो भी बात होगी वो जेन्युइन होगी। अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाएंगे, गूगल पे सर्च करके कंपनियों के बारे में पता करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनियां हैं जो उन्होंने बना रखी हैं, जिसमें कि आप नहीं जान पाओगे और आपसे पैसा भी ले लेंगी, और उसके बाद आपका काम भी नहीं होगा और आप बैंकों के चक्कर काटते रह जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी सारी जानकारी हमको दी है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे अपने सब्सक्राइबरों से, अगर आप 12 पास आउट होना तो पहले कुछ और काम देख लीजिए, उसके बाद सीएसपी के चक्कर में पड़ना। और सीधी बात यह है कि आप सीएसपी के चक्कर में ना पड़े, वही बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एक जंजाल होता है। मैं सीधी बात बता देता हूँ, प्रेशर हर तरीके से मिलता है, बैंक से भी मिलता है, कंपनी से भी मिलता है। और रही बात कमीशन की, आपको बता दिया गया कमीशन किस टॉपिक पे आपको मिलता है,
कैश सारा आपको अपनी जेब से रखना पड़ेगा, सारा इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से करना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी भी खुद लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको बैंक कंपनी कुछ भी नहीं देगी। तो सोच समझ के सीएसपी ले। चलिए आपको मैं एक बार इनकी जो सीएसपी वो विजिट करवा देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ जो बेनिफिट है। मैंने आप लोगों को बताया था, इन्होंने सारे बैनर वगैरह मेंटेन करके रखे हैं, सामने आपको दिख रहा होगा भारतीय स्टेट बैंक कस्टमर क्या करे क्या ना करे, यहाँ पर पूरा गाइड किया गया है कि आपको क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए। इधर जो गोल्ड लोन वगैरह का है वो सब लगा रखा है। जो मेन बैनर है इधर लगा रखे हैं, देख सकते हो ऊपर अटल पेंशन योजना का लगा हुआ है, जिसमें आपके मंथली 42 रुपए से 210 रुपए तक का कटता है। नीचे आपको देख सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो ये अभी बता रहे थे। वार्षिक प्रीमियम इसका जो 20 रुपए है और 2 लाख रुपए का ये दुर्घटना बीमा होता है। और इधर भी ये जो है जीवन बीमा है, इसमें भी आपको जो 2 लाख रुपए मिलता है, लेकिन 436 रुपए दिखा रहे हैं, बट अभी शायद 460 कर दिया गया है, चेंज हो गया है ये जो इसका वार्षिक प्रीमियम है। तो यहाँ पर आप एक चीज और देख लीजिए, इनका ये जो है पासो प्रिंटर है, ये पासो प्रिंटर है जिसकी कॉस्ट समथिंग शायद 35,000 के आसपास है। और ये इनका एक प्रिंटर है जिसमें ये अपनी फोटो कॉपी वगैरह निकालते हैं, जो कि नॉर्मली 10-15 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। लैपटॉप तो आपको रखना ही पड़ेगा, नीचे इन्वर्टर वगैरह इन्होंने लगा रखा है। इन्वेस्टमेंट तो आप समझ सकते हो भाई कि तगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा भाई, अगर आप बेरोजगार हो खूब अच्छे वाले, तभी आप सीएसपी लेके काम करना, वरना भाई मत करना, ठीक है। 2 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो 2 लाख रुपए आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।